नाउ लेट अस स्टार्ट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़े थे, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो उसमें जो हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड आउट किया था, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था n इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम। दिस इज द फार्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। The fundamental frequency of vibrating string is n is equal to 1 upon twice l under root t upon m. In this formula, l is the length of vibrating string, t is tension along a string, and m is called as linear density and this linear density is the mass per unit length, that means mass upon length, mass of string and length of string. तो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी का 3 फैक्टर के साथ में रिलेशन दिख रहा है। पहला फैक्टर लेंथ, दूसरा फैक्टर टेंशन, तीसरा फैक्टर लीनियर डेंसिटी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर 3 लॉज है। देयर आर 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फर्स्ट इज रिलेटेड विद लेंथ, सेकंड इज रिलेटेड विद टेंशन एंड थर्ड इज रिलेटेड विद लीनियर डेंसिटी। तो फर्स्ट लॉ जो है वो लेंथ से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ वीएस मतलब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एंड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is called as law of length. इसको law of length कहा जाएगा। What is the relation between frequency and the length? तो length जो है वो डिनोमिनेटर में है, फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है। तो जब एक टर्म या एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में होता है, दूसरा क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होता है, दोनों साइड की बात करें हम लोग, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और इक्वलिटी के राइट साइड में डिनोमिनेटर में टर्म होने के कारण ये इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। सो द रिलेशन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली proportional to length of vibrating string. If जब हम किसी एक टर्म के साथ रिलेशन बताते हैं तो बाकी के टर्म को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बचे वाले टर्म कौन से? टेंशन और लीनियर डेंसिटी। इफ टी एंड एम आर कांस्टेंट्स, जब यहां पर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा, उस समय फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ में इनवर्स रिलेशन होगा। एंड हियर वी कैन राइट n is inversely proportional to L if T and M are constants. Now in this case we can verify the first law of vibrating string, that means law of length. इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे आप लोगों ने L को इधर ला लिया तो ये बन जाएगा NL is directly proportional to। तो L को अगर इधर ला लिए तो आपको फार्मूला मिलेगा NL is equal to, मतलब यहां पर मैं बना रहा हूं NL is equal to
एल उधर चला गया, यहां पर बचा 1/2, इधर हो गया √T/m। टी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स वी कैन से दैट NL is constant. The product of frequency and length is constant. If length changes, then frequency also changes. So N1 L1, अगर आप लेंथ को L2 बना देते हो तो फ्रीक्वेंसी N2 हो जाएगा। अगर आप लेंथ को N3 बनाते हो तो फ्रीक्वेंसी, लेंथ को L3 बना देते हो तो फ्रीक्वेंसी N3 हो जाएगा। मतलब आप लेंथ जैसे जैसे चेंज करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाएगा, बट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मींस N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3, and this is constant, and this is verification of फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का वेरिफिकेशन हो गया। नाउ सेकंड लॉ ऑफ vibrating string, and this second law of vibrating string is law of tension। इसका मतलब उसका टेंशन के साथ रिलेशन रहेगा। तो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में और राइट साइड में टेंशन न्यूमरेटर में। तो जब दोनों न्यूमरेटर में होते हैं तो उस वक्त वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड हेंस वी कैन राइट the frequency of vibrating string is directly proportional to the स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि टेंशन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। लेकिन कब? जब लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा। इफ L एंड M आर कांस्टेंट्स, तो रिलेशन बनेगा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। लेकिन कब? जब लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ मतलब लिनियर डेंसिटी ये कांस्टेंट्स होंगे। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन। तो यहां पर देखो, आप जब फॉर्मूला बनाओगे तो N/√T आएगा, क्योंकि आप √T को लेफ्ट साइड में लेकर जाओगे तो N/√T आएगा, इज इक्वल टू 1/2 √1/m। T गया चला गया, इसका मतलब 1 बच गया। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। दैट मींस वी कैन से दैट N/√T दिस रेशियो इज कांस्टेंट, ये रेशियो कांस्टेंट हो गया। अगर आप टेंशन चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो आप लिखोगे N1/√T1 इज इक्वल टू N2/√T2 इज इक्वल टू N3/√T3, एंड दिस इज इक्वल टू, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर टेंशन को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मतलब ये जो रेशियो है ये रेशियो कांस्टेंट होगा, ये रेशियो कांस्टेंट होगा। And this is the verification of the second law of tension. Similarly, we can verify, we can state the third law of vibrating string, and third law of vibrating string is called as law of linear density. It is the law of linear density. What is the relation between frequency and linear density? तो लीनियर डेंसिटी राइट साइड में डिनोमिनेटर में है और फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में। अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट मींस इनवर्स रिलेशन। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि m जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इफ लेंथ एंड टेंशन आर कॉन्स्टेंट्स, जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो रिलेशन बनेगा n is inversely proportional to root m if L and T are constants. अब इसका वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। रूट एम को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड में 1/2 अंडर रूट टी अपॉन 1, मतलब अंडर रूट टी बचेगा, यहां पर एल आएगा। लेंथ कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रूट एम दैट मीन्स रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपने लीनियर डेंसिटी चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, सो n1 रूट m1 इज इक्वल टू n2 रूट m2 इज इक्वल टू n3 रूट m3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप लोग m को चेंज करते चलोगे वैसे वैसे n भी चेंज होता जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग which is called as law of linear density. Thank you.